स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए सवाल, चाहे वो आपके यूपी एसआई में पूछा गया हो, चाहे नागरिक पुलिस में पूछा गया हो, चाहे प्लाटून कमांडर, पीएसी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उपनिरीक्षक गोपनीय सहायक, उपनिरीक्षक लिपिक लेखा, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, सिपाही आरक्षी, जेल वार्डर, फायरमैन या फिर घुड़सवार भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल। मतलब कुल मिलाकर के कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आप ये जानते हैं गाइस कि मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है कि जो ये बुक है अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, इसको मैं अब टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा रहा हूँ ताकि आपके अंदर ये भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ भाई मैंने इस बुक को अच्छे से ख़त्म कर दिया है, इसको पूरे अच्छे से खलास कर दिया है। तो गाइस ये आपका हो जाना चाहिए। और आज हम कंप्लीट करेंगे अपनी जो हिस्ट्री की क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लेंगे और जो साइंस के क्वेश्चन दिए हैं वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्यारे दोस्त, जैसे ही आप चैनल को ओपन करेंगे, एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे, उसके बाद आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस के लिए हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई यूपी पुलिस के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर है आपका यूपीएसआई का, वो मैथ का हल करवा रहे हैं। 12 क्लास हो चुकी है, हालांकि अब 13-14 हो गई, जब मैंने स्क्रीनशॉट किया था तभी का है ये। इसके अलावा गाइस यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए साइंस की क्लास आपकी हो रही है, जीके जीएस की क्लास हो रही है और भी बहुत सारी क्लासेस आपकी हो रही हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप हर एक नई क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे रखी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का इतिहास एवं संस्कृति हमारा टॉपिक चल रहा था और इसमें गाइस हमने मात्र 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट किए थे। जो इतिहास के थे वो 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज हम उससे आगे के सवालों को कंप्लीट करें। ये सवाल अपना हो गया था, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, ये मैंने आपको बता दिया था। राइट हो जाएगा बृहद्रथ। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने और ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है। सवाल आपसे क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में जमदागिन ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए जो जमदागिन ऋषि का आश्रम है ये जमानिया में था और ये वर्तमान में गाजीपुर में है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, गाजीपुर में। देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे भाई जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चंस मैं आपके करवा रहा हूँ। अगला सवाल है कि पाल राजवंश के जो सबसे पहले राजा थे वो कौन थे। कहने का मतलब है कि पाल राजवंश का जो संस्थापक है ये किसे माना जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पाल राजवंश के जो सबसे पहले राजा थे ये थे गोपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। मेरे प्यारे भाई पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने ही की थी और इन्होंने राजधानी जो है मुंगेर बनाई थी। यानी पाल वंश की जो स्थापना है ये गोपाल के द्वारा की गई और राजधानी जो थी पाल वंश की ये मुंगेर थी। इस वंश के जो सबसे महान शासक हुए वो हुए धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। तो धर्मपाल जो हैं इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, यूपी कांस्टेबल में ये भी पूछा गया है। सवाल है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्री स्थानांतरित की थी। देखिए मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ये किसने स्थानांतरित की थी, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अजात शत्रु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, अजात शत्रु। मेरे प्यारे भाई जो अजात शत्रु हैं इन्हें मगध वंश का प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है कि क्योंकि इन्होंने ही अपने पिता की हत्या करके उसके बाद जो गद्दी है ये इन्होंने प्राप्त की थी और इनकी हत्या जो है इसके पुत्र उदयन ने कर दी है ना। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने अजात शत्रु की हत्या कर दी और अजात शत्रु ने अपने पिता की भी हत्या कर दी थी। समझिएगा
यहाँ पे अजात शत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र, जिन्हें पहले पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था, के रणनीतिक महत्व के कारण उसकी किलेबंदी की और कालांतर में उसके पुत्र यानी कि अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी भी बनाया था। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अजातशत्रु ने। अगला सवाल है आपके सामने कि वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया वो कौन है, तो वो है निकोलो कोंटी, वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे समझिए अगला सवाल है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। देखिए आपका ये 2013 में पूछा गया है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कन्नौज। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं यहाँ पे, हर्षवर्धन जो है 606 से 647 ईस्वी के बीच पुष्यभूति वंश के प्रथम और एक तरीके से कहा जाए तो प्रतापी शासक हुए। जो हर्षवर्धन है गाइस ये वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। 606 में ये पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश की गद्दी पर बैठे और हर्षवर्धन को अपने राज्य के साथ साथ अपनी बहन का भी शासन देखना था, यानी इनकी बहन जो थी राजश्री उनका भी शासन इन्होंने देखा और इस वजह से इन्होंने जो अपनी राजधानी है वो कन्नौज बनाई, यानी थानेसर से कन्नौज इसीलिए बनाई क्योंकि कन्नौज में इनकी बहन राजश्री थी तो उनका भी शासन देखना था, इस वजह से इन्होंने जो राजधानी है वो कन्नौज बनाई थी। मेरे प्यारे भाई हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को भी जीता था। पश्चिमी भारत में बल्लभी शासक ध्रुवसेन को भी पराजित करके उनकी पुत्री का विवाह भी कर दिया था। हर्ष के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया जो 629 से 642 के बीच भारत रहा। हर्षचरित के लेखक जो हुए वो बाणभट्ट हुए। ये हर्ष के दरबारी कवि थे और हर्ष ने अपनी रचनाएं लिखी, यानी कि इनका नाटक है वो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये जो नाटक है ये है हर्षवर्धन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सारनाथ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सारनाथ में। देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था और सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग भी कर दिया। सीधे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग कब किया या फिर किस वर्ष में किया, तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया और इन्हें 11 जो इनके गृह त्याग की घटना है ये बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहलाई। मेरे प्यारे भाई 35 वर्ष यानी पूरे 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की उम्र में उरुवेला में वट यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फिर गाइस कभी कभी ये पुनपुन नदी में मिल जाता है। हालांकि गाइस अगर ये पुनपुन और निरंजना दोनों मिलता है तो आप निरंजना नदी को टिक करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार जो पेट का एग्जाम हुआ उसमें पुनपुन और निरंजना दोनों ऑप्शन दिया गया था। तो गाइस जब इस ऐसी स्थिति आ जाएगी तब आप निरंजना नदी को ही टिक करेंगे। तो निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, यानी पूरे 6 साल बाद। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो गौतम बुद्ध हैं ये बुद्ध कहलाए और बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया और इनके जो ज्ञान देने की घटना है ये बुद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कही गई। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। इसका आंसर आप बताएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया गाइस कि मैं अब आपके जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि मित्रों ने हमारे पास कमेंट्स भी किया कि हाँ सर इसको चैप्टर वाइज करवा दीजिए ताकि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मैंने इस बुक को पूरे अच्छे से कवर कर लिया है। तो भाई मैं पहले हिस्ट्री कंप्लीट करवा रहा हूँ एंड देन इसके बाद मैं आपकी ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी कोई चैप्टर्स लूँगा, जो भी आप कहेंगे। देखिए जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए कौन हुए। राइट हो जाएगा ये हो जाएगा पार्श्वनाथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जो खास होगा गाइस उसी का एक्सप्लेन देखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने 2013 में पूछा गया सवाल है कि मगध साम्राज्य के जो अंतिम शासक हुए कौन हुए। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न के अनुसार जो मगध साम्राज्य के अंतिम शासक हुए वो कौन हुए, कालाशोक हुए। लेकिन मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न के अनुसार ठीक है वैसे कहा जाएगा इस तो जो मगध साम्राज्य के अंतिम शासक हुए वो कौन हुए, बृहद्रथ हुए थे, क्योंकि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ हुआ और मौर्य के बाद कोई वंश ही नहीं चला था मगध का। तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा कालाशोक यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। आगे बढ़ते हैं कि आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट जो है कौन थे, घना आसान सवाल है, खगोलवेत्ता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
जो गाइज इजी सवाल होगा उस पर हम टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आप उसका आंसर जानते हैं, और जब आप उसका आंसर जानते हैं तो उस पर टाइम बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वजह से जो सवाल आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे और मुझे पता होगा कि आप उसका आंसर थोड़ा सा हिचकते हैं, तो गाइज मैं उस पर टाइम दूंगा। बाकी मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करवाते हुए आगे बढ़ूंगा। सांची स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सांची स्तूप का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? देखिए, सांची का स्तूप जो है ये है कहाँ पे? अगर सवाल ये पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, एमपी में, और इसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, अशोक के द्वारा इसका निर्माण जो है करवाया गया था। मेरे प्यारे भाई समझिएगा थोड़ा सा, जो सांची का स्तूप है ये वर्ष 1989 में जो सांची का स्तूप है ये विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में कहा जाए कि विश्व विरासत स्थल भारत के कुल कितने हो गए हैं, तो ये 42 हो गए हैं मेरे प्यारे भाई। जो 42वां बना है ये कौन सा बना है आप बताएं, और जो 41वां बना है वो कौन सा बना है आप बताएं। देखिए, 41वां अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? 41वां जो है वो है होयसल के मंदिर, और मेरे प्यारे भाई जो 42वां है आपका वो है शांति निकेतन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये हैं जैन मत से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जैन मत, या फिर कहा जाए तो जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर का मतलब ये हुआ कि जो अपना वस्त्र श्वेतांबर यानी कि जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं वह श्वेतांबर कहलाते थे, और दिगंबर यानी कि जो नग्न अवस्था में रहते थे, नग्न अवस्था जो कि दिशा को ही अपना अंबर यानी अपना वस्त्र मानते थे, वह दिगंबर कहलाए। तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ अगला सवाल है आपके सामने कि जातक कथा जो है ये किससे संबंधित है? जातक कथा जो है ये किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट हो जाएगा, जातक कथा जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, जातक कथा जो है इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां लिखी गई हैं, और मेरे प्यारे भाई जो जातक कथा है इसमें बौद्ध धर्म के सभी मतों का संरक्षण भी किया गया है। 35 कहानियाँ हैं जिनका संकलन उपदेश जो है ये किया गया है। रचना जो है जातक कथा की ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है कि लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई होगी। अगला सवाल है कि यूपी कांस्टेबल 2018, हालांकि ये 2018 लिखा है, 218 नहीं है। 2018 में पूछा गया है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? आपको बताना है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह की शुरुआत जो है आनंद कारज के नाम से की थी। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा श्री गुरु अमरदास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री गुरु अमरदास। देखिए, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की? तो वो श्री गुरु अमरदास ने की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दूसरे चंद्रगुप्त कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? मेरे प्यारे भाई यूपीएससी मृतक आश्रित में पूछा गया है। देखिए, जो दूसरे चंद्रगुप्त हुए यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए इनके दरबार में नवरत्न भी रहते थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मौर्य वंश के किस शासक के शासनकाल में नवरत्न भी रहते थे? तो आप क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और इनके समय में ही फाहियान जो है भारत आया था। फाहियान जो एक चीनी यात्री था, और मेरे प्यारे भाई जो फाहियान है ये भारत में 399 से 414 के बीच रहा, यानी 399 से 414 के बीच जो है ये भारत में रहे। कौन? फाहियान। ध्यान रखिएगा, और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद हैं, कुल वेदों की संख्या है। हालांकि गाइस कहा जाए तो बहुत ईजी सवाल है, लेकिन 2016 में पूछा गया था। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद हैं और कुल वेदों की संख्या जो है वो है 4। करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट सवाल है।
प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं। आपको बताना है कि जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, दैट मीन्स ये हुआ गाइस कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जो स्थल हैं वो इनमें से कौन से हैं जो पाकिस्तान में हैं। देखिए हड़प्पा जो है ये भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में है, लेकिन गाइस जो कालीबंगा ये पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। तो ये भारत के राजस्थान में है, ये पाकिस्तान में नहीं है। हमसे पूछा गया कि कौन सा अवशेष पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी। तो जो गाइस हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है ये आपका पाकिस्तान में है, बाकी जो कालीबंगा है ये आपका राजस्थान में है। देखिए जो हड़प्पा से संबंधित स्थल हैं ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के तट पर है, तो मेरे प्यारे भाई हड़प्पा जो है ये आपका रावी नदी के बाएं तट पर है। बाकी जो गाइस मोहनजोदड़ो है इसे मृतकों का टीला या फिर मृदों का टीला भी कहा जाता है, और जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। तो मेरे प्यारे भाई मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंध प्रांत के सिंधु नदी के दाएं तट पर है। जो आपका हड़प्पा है ये पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो गाइस मोहनजोदड़ो है इसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी को दिया जाता है। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। तो जो कालीबंगा है राजस्थान में है, किस नदी के किनारे है एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे घग्गर नदी के बाएं तट पर है। और सिंधु सभ्यता के कुछ अन्य स्थल यहाँ पर देख लीजिए, जिससे कहा जाएगा इसकी रोपड़ कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा रोपड़ जो है आपका ये पंजाब में है। लोथल जो है ये आपका कहाँ पे है, तो लोथल जो है आपका ये गुजरात में है। लोथल जो है मेरे प्यारे भाई ये किस नदी के किनारे, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे भोगवा नदी के किनारे है। बनावली जो है किस नदी के किनारे, तो मतलब बनावली जो है कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है। और जो रंगपुर है ये आपका कहाँ पे है, तो गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ पे है, तो ये भी गुजरात में। धौलावीरा जो है कहाँ पे है, गुजरात में। मेरे प्यारे भाई धौलावीरा जो है ये यूनेस्को की जो 40वीं हेरिटेज है वो बना है। यूनेस्को की जो 40वीं हेरिटेज है वो कौन सा है, तो वो है धौलावीरा, ध्यान रखिएगा। राखी गढ़ी जो है ये भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है। दैमाबाद जो है ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में है। मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे। पहली बार भारत के बाहर आने वाले और भारत में बसने वाले वो थे आर्या। करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन आर्या। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्या। देखिए आर्य जो हैं भारत में सबसे पहले आए और ये 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच रहे। कहा जाता है मेरे प्यारे भाई कि 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच रहे। वैदिक सभ्यता जो है आर्यों के शासनकाल में ही लगभग प्रारंभ हुई थी। बाकी यहाँ पे मुगल जो है 1526 में इन्होंने यहाँ पे आया, क्योंकि 1526 में ही गाइस जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसके बाद ही मुगल वंश का अस्तित्व माना जाता है। बाकी अंग्रेज जो है गाइस तो ये 1600 में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की, 1608 में यहाँ पे बस गए थे। अफ्रीकन की कोई बात ही नहीं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, घना आसान सवाल है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेदों में सबसे प्राचीन वो है ऋग्वेद। करेक्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेद। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है, ऋग्वेद करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद जो है सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का एक आरंभिक स्रोत माना जाता है। मेरे प्यारे भाई जो ऋग्वेद है इसमें कुल मिलाकर के 10 मंडल 1028 सूक्तियाँ जो हैं ये दी गई हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके संबंध स्थलों को सुमेलित करना है और उसके बाद नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले यहाँ पे सुमेलित कर लीजिए, फिर आगे गाइस यहाँ पे कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कर लीजिएगा। देखिए गौतम जन्म लुम्बिनी, यानी कि गौतम जी का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। गौतम जन्म लुम्बिनी। बोध गया में ज्ञान, यानी ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई। सारनाथ में सीख दिया, इन्होंने पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया, और निर्वाण की प्राप्ति जो है कुशीनगर में हुई। तो यहाँ पे जो दिया गया है ABCD ये पूरा का पूरा अच्छे से यहाँ पे मिलान किया गया है पहले से ही। तो यहाँ पे फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का C और फोर्थ का D, यानी ABCD यानी 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि सत्यमेव जयते शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है। ये सारे के सारे सवाल जो हैं ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है।
सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, मुंडक उपनिषद से। देखिए सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का जो आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय प्रतीक है सत्यमेव जयते, वो सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ के नीचे लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो बच्चे नए जुड़े हैं क्योंकि उनको ये जानकारी देना जरूरी है। गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च की गई है आप सभी के लिए। सबसे खास बात यह है कि ये यूपी पुलिस के लिए टारगेट की गई है। मात्र 39 रुपये में 60% डिस्काउंट के साथ आपको अभी मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। इस ई बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। ई बुक जो है आपकी इमेजेंट कलरफुल है। अगर आपको ये ई बुक लेना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। अगर आप इस ई बुक का डेमो रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर आप एक बार इस ई बुक को देख लीजिए, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ तैयार की गई है। सबसे खास बात ये है कि ये ई बुक जो है आपकी ये यूपी पुलिस एग्जाम्स को टारगेट करके तैयार किया गया है। मेरे प्यारे भाई इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सिलेक्टेड एंड ओरिएंटेड हैं और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल है ताकि पढ़ने में मजा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। सबसे खास बात ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने भी टॉपिक हैं, ये आपके सिलेबस वाइज मेंशन किए गए हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप मात्र 39 रुपये में इसे ले लेते हैं तो गाइस जीके का डर पूरी तरीके से आपके अंदर से तो खत्म हो ही जाएगा। सो गाइस अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8948667652 इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मिल जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, रामायण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में मूर्ति पूजा आरंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? यूपीएसआई 2001 में पूछा गया है। देखिए मूर्ति पूजा जो है ये आरंभ कब से हुई? राइट हो जाएगा आर्यों के काल से। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से उपनिषद जो है किसकी व्याख्या करता है? उपनिषद जो है किसकी व्याख्या करता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उपनिषद जो है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, इनमें से कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल के प्रतीक हैं? देखिए ऋग्वैदिक काल के प्रतीक इसमें से कौन सा है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जो है गाइस ये ऋग्वैदिक काल से ही संबंधित है। बाकी बाल विवाह ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, सती प्रथा ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, पर्दा प्रथा ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन दहेज प्रथा जो है ये ऋग्वैदिक काल से ही संबंधित थी। इस समय जो है ये विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार के रूप में जो कुछ भी दिया जाता दहेज के रूप में जाना जाता था, और आज भी वही प्रक्रियाएँ चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। सिंधु सभ्यता में निर्यात जो है ये किसका होता था? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सूती वस्त्र का। करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र का। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं सूती वस्त्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे? यूपीएसआई 1999 में पूछा गया है। राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नाम से जाने जाने वाले जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्होंने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म के चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना जो है ये कहाँ से मिलता है? गुप्त काल में बौद्ध धर्म के चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना जो है ये कहाँ से मिलता है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अजंता चित्रकारी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अजंता चित्रकारी से। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार जो है क्या था? मेरे प्यारे भाई अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। देखिए पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? राइट हो जाएगा पेशा। पेशा का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई कि जो यहाँ पे विभाजन था या फिर सामाजिक जो पद्धति थी ये कर्म के आधार पर थी, यानी कि आप जिस तरीके से काम करेंगे उस हिसाब से आपको आपका विभाजन या फिर समाज में डाला जाएगा। समझिए, जैसे अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, तो आपको ब्राह्मण की कैटेगरी में डाला जाता था। इस तरीके से गाइज आपका यहाँ पे जो है ये समाज का विभाजन किया जाता था।
नेक्स्ट, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? भारत में मूर्ति पूजा जो है ये कब शुरू हुई थी? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर्यों के काल से पूर्व ही। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आर्यों के काल से पहले ही। हालांकि गाइस कहा जाए तो आर्यों के काल में ही इसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली, लेकिन आर्यों के काल से पूर्व भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति जो है क्या थी? घना आसान सवाल है, राइट हो जाएगा नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज की प्रकृति थी कैसी थी? नगरीय थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि अशोक महान के बारे में क्या सत्य नहीं है? हालांकि गाइस देखिए अशोक के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो वो देखिए अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी करवाए, ठीक है। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनवाए, ठीक है। इनके अभिलेख हिंदी भाषा में थे, गलत, क्योंकि जो अशोक है इनके अभिलेख जो है हिंदी भाषा में नहीं मिले हैं। इनकी जो लिपि थी वो ग्रीक, अरमाइक, ये सब लिपि जो है ये थी अशोक की, तो हिंदी भाषा में तो नहीं मिले हैं। डी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे लॉक हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, अशोक महान भारत में मौर्य राजवंश के एक राजा थे। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। प्रियदर्शी का मतलब ये हुआ गाइस कि देवताओं के प्रिय, इसी वजह से देवनाम प्रियदर्शी इनका नाम कहा गया। और जो कलिंग पर विजय है इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और जो कलिंग पर विजय है ये अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए इन्होंने विदेशों में जैसे नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यूनान, अफगानिस्तान जैसे देशों में इन्होंने बौद्ध धर्म का भी प्रचार करवाया। अशोक के जो अभिलेख हैं ये इनकी भाषा जो है ये यूनानी या फिर प्राचीन मागधी है। लिपि जो है ये ब्राह्मी, खरुष्टी या फिर कहा जाए तो अरमाइक लिपि थी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? घना आसान सवाल है, यूपीएसआई 1999 में पूछा गया था। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उच्च। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन उच्च। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो थी कैसी थी? उच्च थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद गाइस जिस तरीके से वैदिक काल में उच्च थी और उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो उस हिसाब से जो स्त्रियों की स्थिति है इसमें गिरावट आती चली गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि प्राचीन राज्यवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था, किसे? राइट हो जाएगा वाकाटक को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाकाटक राजवंश जो है विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित होने वाले कारण इसे विंध्य शक्ति वंश के नाम से भी जाना जाता था। यानी वाकाटक राजवंश जो है ये 300 से 500 ईस्वी के बीच रहा और इसे विंध्य शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य शक्ति को शिलालेख में वाकाटक वंश केतु भी कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि विंध्य शक्ति को शिलालेख में क्या कहा गया है, तो आप क्या कहेंगे? वाकाटक वंश केतु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं था? देखिए कौन सा राजा इसमें से चोल राजवंश से संबंधित नहीं थे, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अनंतवर्मन, क्योंकि जो अनंतवर्मन है चोल नहीं, ये गाइस पूर्वी गंग वंश से संबंधित हैं। तो जो अनंतवर्मन है ये गंग वंश से संबंधित हैं। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गंग वंश। तो यहाँ पे समझिए पहले, अनंतवर्मन जो है पूर्वी गंग वंश के प्रतापी राजा थे। कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन भी किसने किया था? अनंतवर्मन ने ही किया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? घना आसान सवाल इसे कहा जाता है और गाइस सबसे लो कैटेगरी में सवाल इसे डाला जाएगा। 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेद। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, बुंदेलखंड पर निम्नलिखित राजपूत वंशों ने शासन किया। आपको बताना है कि बुंदेलखंड पर इसमें से किसने शासन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू है। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चंदेल वंश ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से त्रिपिटक जो है ये किससे संबंधित है? मेरे प्यारे भाई एक बात आपको और बता दें कि जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी हम इस जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। हमारे टारगेट क्या है, आज जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल दिए गए हैं यूपी पुलिस में पूछे गए हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लगभग 70 सवाल हैं, तो 70 सवाल हम कंप्लीट कर लेंगे आज की इस वीडियो में। और उसके बाद हम साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और साइंस के भी क्वेश्चंस जो आपके फिजिक्स के हैं यूपी पुलिस में पूछे गए हैं वो हम सारे के सारे क्वेश्चंस को आज हम खलास कर ही देंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी भली ही लंबी होगी लेकिन हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा।
त्रिपिटक जो है गाइस ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन बौद्ध धर्म। समझिएगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आधारभूत और मुख्य ग्रंथ हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश जो हैं ये इन्हीं 3 खंडों में दिए गए हैं, यानी त्रिपिटक में। नाम क्या क्या है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक में जो है ये क्या कहा गया है? तो इसमें बौद्ध के धार्मिक विचार और उनके उपदेश का संग्रह है। किसमें? शुद्ध पिटक में। शुद्ध पिटक में क्या है? बौद्ध के धार्मिक विचार और उनके उपदेशों का संग्रह है शुद्ध पिटक में। विनय पिटक में क्या है? तो इन विनय पिटक में उनके अनुशासन संबंधी यानी बौद्ध धर्म के अनुशासन संबंधी नियम जो हैं ये किसमें दिए गए हैं? विनय पिटक में दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक में इनके बौद्ध मतों का जो दार्शनिक व्याख्या है ये अभिधम्म पिटक में दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? घना आसान सवाल है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। अगर यहीं पर यह कह दिया जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब आप इसका आंसर क्या देते, और जैन धर्म के वह संस्थापक कौन थे, तब आप इसका आंसर क्या देंगे। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कहा जाएगा तो आप कहेंगे ऋषभदेव, और अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा तब आप कहेंगे महात्मा बुद्ध। तो मेरे प्यारे भाई, हमसे पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अजंता गुफाओं का निर्माण काल जो है ये किस काल में माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को अपने सभी प्यारे भाई बहन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। देखिए, अजंता गुफा का निर्माण काल जो है ये गुप्त काल से ही माना जाता है। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गुप्त काल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, अजंता की गुफा का निर्माण जो है गुप्त काल से ही माना जाता है। अजंता की गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं, और मेरे प्यारे भाई जो अजंता की गुफाएं ये बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ध्यान रखिएगा। अजंता गुफा जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है ये भारत की प्राचीन राजधानी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पाटलिपुत्र। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ पे नहीं है? देखिए, भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ पे नहीं है? द्वारिका, पुरी, बद्रीनाथ में है। मथुरा में कोई भी पाप पीठ नहीं है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, कुल मिलाकर के 4 मठों की स्थापना की गई है, जिसमें आपका बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, श्रृंगेरी और पुरी, ये 4 मठ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का वर्णन जो है किस वेद में मिलता है? घना आसान सवाल है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गायत्री मंत्र का वर्णन जो है किस में मिलता है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र जो है सावित्री देवी या फिर कहा जाए तो सूर्य को समर्पित है। रचना जो है गायत्री मंत्र की ये विश्वामित्र जो द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन ऋग्वेद। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि ने किया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे किस प्रणाली या फिर किस क्षेत्र का वर्णन करता है? तो प्रशासन या फिर कहा जाए तो राजनीति का। मेरे प्यारे भाई जो अर्थशास्त्र है ये नाम मात्र केवल अर्थशास्त्र लिखा गया है, बाकी ये प्रशासन यानी राजनीति से संबंधित है। इसको लिखा किसने है? तो ये लिखा है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने, या फिर जिन्हें आप चाणक्य या फिर जिन्हें आप विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो राइट हो जाएगा आपका प्रशासन। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारतीय नेपोलियन, मेरे प्यारे भाई भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? क्योंकि गाइस इन्होंने कुल मिलाकर के कहा जाए तो 21 राजाओं को हराया था, और इस वजह से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वो हैं समुद्रगुप्त। वही ऑप्शन राइट हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे गाइस मैंने एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। कल की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे मध्यकालीन इतिहास को। तो गाइस कल की वीडियो के लिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन मिला करे। चलिए शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चंस को।
जैसा मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी सवाल पूछे गए थे वो खलास हो चुके हैं। कल से मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के जितने भी पूछे गए हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। और साइंस में आज हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को खलास कर देंगे, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन मैंने कल तक करवा दिया था, बाकी गाइस 15वां आज मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबक एम्पियर जो है किसका मात्रक है? यूपीएसआई एसआई 2018 में पूछा गया है, एम्पियर जो है किसका मात्रक है? राइट हो जाएगा, एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा का। आगे बढ़ते हैं कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का उपयोग जो है आप द्रव के घनत्व को मापने के लिए करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एनीमोमीटर जो है ये वायु का वेग मापता है। यूडियोमीटर जो है गैस के मिश्रण के आयतन में परिवर्तन को मापता है। पिक्नोमीटर जो है द्रव के घनत्व को मापता है। बाकी वेवोमीटर जो है मिट्टी के यांत्रिक गुण को मापता है। तो मेरे प्यारे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, इस बात को आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए एनीमोमीटर जो है वायु वेग को मापता है। यूडियोमीटर जो है गैस के मिश्रण का आयतन का परिवर्तन को मापता है। पिक्नोमीटर जो है द्रव के घनत्व को मापता है। और वेवोमीटर जो है ये मिट्टी के यांत्रिक गुण को मापता है। ध्यान रखिएगा। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? विमा यानी डायमेंशंस। आपको बता रहे हैं कि शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? राइट हो जाएगा M1L2T-3। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी M1L2T-3। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बी ऑप्शन। समझिए शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी बल की दिशा में किए गए विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, नीचे समय का समय। बल का जो गाइस विमा सूत्र होता है वो होता है MLT-2। बाकी विस्थापन आपका दूरी होता है, यानी यहाँ पे गुणियाल बटे समय जो आपका टी। तो ये जब टी ऊपर जाएगा गाइस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी के पावर -3, क्योंकि यहाँ पे ML के पावर -2 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो -2 -1 मिलकर के -3 हो जाएगा। तो ML2T-3 जो है ये आपका हो जाएगा शक्ति का विमीय सूत्र। अगला सवाल है आपके सामने कि दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन बेलनाकार लेंस द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेलनाकार लेंस द्वारा। अगला सवाल है कि फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? जेट इंजन का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जेट इंजन का। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है? दांतों की वर्धित छवि, वर्धित छवि का मतलब होता है कि दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए, यानी कि दांतों के बड़े आकार को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट हो जाएगा अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? कौन है वो? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सीवी रमन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीवी रमन। देखिए सर सीवी रमन जो है इन्हें 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित करने के लिए अपना प्रस्तुत पत्र जो है ये यहाँ पे प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार यानी भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। और इन्हें जो खोज का उपलक्ष्य है वो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी सर सीवी रमन की जो गाइस खोज का उपलक्ष्य है, इस वजह से इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष जो है किसका मापन करता है? इसका आंसर आप बताएंगे।
राइट हो जाएगा दूरी का, करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापन करता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो किलोमीटर कहा जाएगा तो 12 किलोमीटर, और अगर मीटर कहा जाएगा तो 10⁻15 मीटर। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना भी कराई? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या होता है? भाई अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? राइट हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा एनीमोमीटर का, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। देखिए यहाँ पे स्पीडोमीटर जो है इसका उपयोग जो है वाहन के वेग को मापने के लिए, इलेक्ट्रोमीटर का जो है दूध की विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए, थर्मामीटर का प्रयोग हम ताप मापने के लिए, एनीमोमीटर का प्रयोग जो है ये हम पवन के वेग या फिर पवन की शक्ति को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें कौन सा है? इस ऑप्शन के थ्रू कहा जाए तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है ये आपको बताना है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे कॉपर। करेक्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर। कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कॉपर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? भाई अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इसकी पीडीएफ को आसानी से ले सकते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला भारतीय उपग्रह वो था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ध्वनि मापक की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि के मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? देखिए ध्वनि के मापने की इकाई को आप डेसिबल में व्यक्त करते हैं। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन डेसिबल में। ध्वनि के मापक की इकाई जो है डेसिबल है। कैलोरी जो है खाद्य या ऊर्जा या फिर गैस कहा जाए तो ऊष्मा की इकाई है। न्यूटन जो है बल की इकाई है। फ़ारेनहाइट जो है तापमान की इकाई है। आगे बढ़ते हैं कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे वो थे डॉक्टर एस जे कासिम। करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर एस जे कासिम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में कौन से गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अमोनिया का। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अमोनिया का। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर एक बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी ये वो एक वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? कहने का मतलब है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है? राइट हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या है? बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या है? देखिए बीएमआई जो है कैसे निकलता है? वजन को आप किलोग्राम में जब लंबाई के स्क्वायर से भाग देंगे तो बीएमआई निकल आएगा। राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर का। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स यानी कि शरीर के द्रव्यमान सूचकांक। करेक्ट हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अपर्युक्त किताब 2 वर्षों के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक कि उसे हटाया नहीं गया था, ये किस एक का उदाहरण है? यूबीएस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर सवाल।
कोई भी वस्तु अपने उसी अवस्था में रहेगी, चाहे वो गतिमान हो या फिर विराम हो, वो अपने उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उसे उसके अवस्था को बदलने के लिए बाइबल ना दिया जाए। तो मेरे प्यारे भाई, कोई भी पुस्तक है और वो शेल्फ पर ही बनी रही 2 वर्षों तक और उसे हटाया नहीं गया, तो ये जो है न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम का उल्लेख करता है, यानी जड़त्व के नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम को यहाँ पे ये व्याख्यात करता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह मेरे पास वापस आ जाती है, ये किसका उदाहरण है? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में ये भी पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई बहन। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिना कहे सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह न्यूटन के गति विषय के तृतीय नियम का उल्लेख है। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि परमाणु के नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं? जो परमाणु का नाभिक है इसके अंतर्गत कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर होते हैं। अगला है कि डेसिबल जो है किसकी इकाई है? राइट हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता की। डेसिबल जो है किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के कारण ध्वनि का क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के कारण ध्वनि का क्या होता है? देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि जीके में मैंने 70 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। हालांकि मैंने इसके पहले जीके में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर, तो मैंने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और 70 किया, यानी कि कुल मिलाकर के मेरे प्यारे भाई उसमें हमने आपके क्वेश्चंस कंप्लीट किए और इसमें आपके 50 कंप्लीट करेंगे, यानी कुल मिलाकर के हम 70 क्वेश्चंस जो है और 70 और 10 मतलब 80 क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रही और इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट करें हम स्पीड से कंप्लीट करें, ताकि कम समय में आपके सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करवा पाएँ। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? राइट हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सौर ऊर्जा का स्रोत जो है ये है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, बैरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसके लिए किया जाता है? फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपने लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए, किसी स्थल को कुछ दूरी के लिए प्रकाशित करने के लिए। बिल्कुल सही है, बैरी लाइट का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं? यानी कि अन्वेषण के दौरान, यानी कि जांच के दौरान झूठ पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नार्को टेस्ट करवाया जाता है, बिल्कुल। पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाता है, बिल्कुल। ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया जाता है, बिल्कुल। उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, भोजन ऊर्जा को मापने के लिए यूनिट का नाम क्या है? यानी कि भोजन की ऊर्जा या फिर खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, कैलोरी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलोरी में। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आप सभी मित्र के लिए गुड न्यूज है, जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की ई बुक आप सभी के लिए लॉन्च की गई है। सबसे खास बात यह है कि ये ई बुक जो है ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है मेरे प्यारे भाई। ये ई बुक जो है ये आपको मात्र 39 रुपये में मिल रही है। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो 8948667652 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। आपको यहाँ से ये ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैंने ई बुक का डेमो रिव्यू क्लास की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यूपी पुलिस के लिए आप इस ई बुक को मात्र 39 रुपये में ले सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा की इकाई क्या है? कैलोरी। आगे, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह इसमें कौन सा है? संचार उपग्रह इसमें कौन सा है? वो है आपका टेलस्टार फर्स्ट। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, बर्फ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्फ में।
अगला सवाल है आपके सामने, यहाँ पे देखिए, किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है? मानचित्र पर दूरी मापने के लिए हम ओपिसोमीटर का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओपिसोमीटर का प्रयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है। प्लान बेग किसे कहा जाता है? प्लान बेग किसे कहा जाता है? वह बेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए और दोबारा पृथ्वी पर ना आए, उसे प्लान बेग कहा जाता है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा ये होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये प्लान बेग का मान होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? देखिए मेरे प्यारे भाई, नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है। क्लोरीन का प्रतिशत या फिर क्लोरीन गैस जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है ये 78.08 होता है। ऑक्सीजन ये आपका लगभग 21% यानी कि 20.90 या फिर आप 21 भी कह सकते हैं। आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियॉन जो है आपका 0.0018, हीलियम जो है 0.005%, ओजोन जो है 0.00006 होती है और हाइड्रोजन जो है आपका 0.00005 होती है। इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टन, जेनॉन भी अत्यंत अल्प मात्रा में यानी इससे भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो कैलो जो यहाँ पे आपकी है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे जो आपकी गैस है कौन सी है? ये सब आपकी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रकाश के तरंग का सिद्धांत इसमें से किसने प्रतिपादित किया? अब इसका आंसर मैं देखता हूँ कौन कौन बताता है। अब इसका आंसर मैं देखता हूँ इसलिए क्योंकि गाइस हो सकता है इसमें कुछ तुक्का भी लगाएं। देखिए इसमें जो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत ये किसने दिया आपको ये बताना है। ना तो मैक्स मूल, ना न्यूटन, ना ब्लैंक, ना मैडम क्यूरी, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन गलत हैं। हाईजैक ने दिया था भाई, हाईजैक ने, तो कुछ बच्चों ने तो इसमें तुक्का भी लगा दिया है ना। तो तुक्का लगाने वाले भाई दूर रहा करो। देखिए जो हाईगेज हैं इन्होंने 1678 में प्रकाश के तरंग का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। अगला है कि कौन सा भारी जल है? राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ड्यूटेरियम जो है आपका ये भारी जल होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जब किसी पदार्थ के तापक्रम बढ़ेंगे तो उनके अणुओं के मध्य जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी बढ़ेगी। जब तापक्रम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है ये बढ़ती है। अगला सवाल है कि तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका नाम क्या था? राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्सरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अप्सरा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वायुदाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है? मेरे प्यारे भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है यहाँ पे, हमें लग रहा था कि 80 क्वेश्चन ही होंगे लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन हैं। कुल मिलाकर के हम लगभग 90 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। वायुदाब को नापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैरोमीटर का प्रयोग। चलिए यहाँ पे आपका आ गया रसायन विज्ञान, तो ये हम नहीं कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया जो कि फिजिक्स का था, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। बाकी मिडिवल हिस्ट्री और बाकी जो आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग से क्वेश्चंस वो हम कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन मिला करे। बाकी मेरे प्यारे भाई आप अगर और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर देखें, वहाँ से आप हर एक नई क्लास को और भी देख सकते हैं। सभी क्लास को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप चैनल की प्लेलिस्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन मिला करे। पीडीएफ जो है आपको ये टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को आसानी से ले लीजिएगा। ठीक है भाई, तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।